हमारा टॉपिक इसी चैप्टर 6 का है, कानून की अहमियत। यानी मुआशरे के अंदर जो है वो नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए, अफराद के बाहमी ताल्लुकात में ताउन पैदा करने के लिए जो ज़िम्मेदारी है वो कानून पर आयद होती है। इसके मकासद जितने भी हैं उसके मुतालिक मशहूर फ़लसफ़ी पाउंड कहता है कि रियासत अवाम के मुख्तलिफ़ गिरोहों में बेहतर ताल्लुकात के क़याम और अमन से भरपूर ज़िंदगी के लिए कवानीन का निफाज अमल में लाती है। यानी ये चीज़ हमें वाज़ेह है कि कवानीन नहीं होंगे तो माशरे के अंदर जो है वो मुआशरती ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से नहीं हम गुजार सकते। हम अपने घरों के अंदर सुकून से नहीं बैठ सकते। हमें हमेशा फ़िक्र होगी कि अभी कोई ना कोई आएगा, हमारे घर पे हमला कर देगा, हम में से किसी को मार देगा, हमारे घरों के अंदर कोई लूट खसूट कर लेगा, अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, लोग जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो हैं वो आ जाती हैं। तो इस वजह से कवानीन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इनकी अहमियत जो है वो बेसिकली रियासत बनी ही कवानीन के लिए है, कवानीन के निफाज के लिए, ताकि जो है वो रियासत मुल्क के मुआशरे के अंदर जो है वो कवानीन का निफाज करवा सके। तो आगाज़ में जब रियासत बनी है तो कवानीन जो है उस वक़्त मनफी हैसियत रखते थे। इनके ज़रिए अवाम पर सिर्फ पाबंदियाँ आयद की जाती थी, यानी वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त के साथ साथ रियासत ने तरक्की की, रियासत ने जो है वो जदीद शक्ल इख्तियार करते गए, बेहतरी आती गई, तो उसमें फिर जो हकूक़ भी आवाम को दिए जाने लगे। अवामी ख्वाहिशात और उनकी पसंद और नापसंद को भी मलहूज़ से खातिर रखा जाने लगा। और अब अगर रियासत जो है वो आवाम की ख्वाहिश, यानी अगर 60-70% हमारी आवाम जो एक चीज़ को पसंद नहीं करती और हुकूमत कहे कि हमने इसको नाफिज करना है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? यकीनन हुकूमत वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसके ज़रिए से वो 70-80% लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर ले। इसके बाद आ जाते हैं जी, हम देखते हैं आगे कानून के जदीद नज़रियात। अब जदीद नज़रियात क्या होते हैं? यानी कानून दो इश्काल में पाया जाता है। वो कवानीन जो मुआशरे की जानिब से जिनकी मंजूरी पाई जाती है, अखलाकी या मुआशरती कवानीन कहलाते हैं, और वो कवानीन जिन्हें रियासत नाफिज करती है उसे रियासती कवानीन कहते हैं। यहाँ हमारा मौजूद बहस जो है वो रियासती कवानीन है। रियासती कानून के मुतालिक हुक्मा के मुख्तलिफ मकातिब ने अपने अपने नज़रियात को पेश किया है। अब उसमें सबसे पहले हुक्मी नज़रिया यानी एनालिटिकल थेरी, जिसमें एनालिसिस कह लें कि किया जाता है। मुकम्मल हुक्मी नज़रिया से मुराद ये है कि रियासत में इक़्तिदार आला जिस फ़र्ज या जमात के पास होता है उसका हुक्म कानून का दर्जा रखता है, यानी जो हुक्म उसने दे दिया वही कानून होगा, उसके अलावा कोई कानून नहीं होगा। तो ये भी हमने पहले पढ़ा है। और इसके नज़दीक जो है वो कानून साजी का फरीज़ा वाज़ेह और मुतय्यन मुक़्तदर आला के सुपुर्द के, यानी उसमें हुक्मी नज़रिया के मुतालिक जिस शख्स के हाथ में इक़्तिदार आला होगा तो कानून भी जो है वो उसी के मुंह से निकली हुई हर बात होगी, जो वो कहेगा वही कानून होगा। मैकियावेली ने भी इसका नज़रिया पेश किया है, बूदन ने भी किया है, हॉब्स ने भी इसको, ये सारे जो हैं वो इसी नज़रिए के मानने वाले थे और ये कहते थे कि कानून जो है वो मुक़्तदर आला के, यानी जिसके हाथ में इक़्तिदार आला है, उसके मुंह से निकली हुई बात है। फिर आ जाता है जी तारीख़ी नज़रिया। तो ये नज़रिया जो है वो मंदरजा वाला हुक्मी नज़रिया की मुखालफत में पेश किया गया, यानी जो वो ऑर्डर ऑफ द मुक़्तदर आला का जो हुक्म था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने, उसके अगेंस्ट ये नज़रिया पेश किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेनरी मैन जो है वो सबसे बड़ा जो है वो हुक्मी नज़रिए पर तनकीद करने वाला था और उसने तारीख़ी नज़रिए का वो सबसे बड़ा हामी था। तारीख़ी नज़रिए के हामियों ने कहा कि हुक्मी नज़रिए को उन्होंने पहले तो मुस्तरद कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि कानून जो है वो मुस्तकिल इर्तका के बाद वजूद पजीर होते हैं, यानी कवानीन जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, लोगों के अंदर समझ आती है, लोग इस चीज़ों को समझते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मानते हैं और उसको कानून का दर्जा देते हैं कि हाँ, हम इस कानून पर अमल दरामद करेंगे।
तो ये पाबंदियां जो है वो रसूम और रिवाज और रिवायात की शक्ल में पाई जाती थी पहले, और फिर कानून को इस रसूम और रिवाज से अखज़ किया गया है, और ऐसे रसूम जो माशरे के लिए ज़रूरी थी कानून का दर्जा इख्तियार कर गई। यानी ऐसी चीज़ें जो फिर माशरे ने समझी, जब लोगों ने समझा कि ये रसूम और रिवाज जो माशरे के अंदर हैं, यानी ये जो आदत पाई जाती है ये माशरे के अंदर ये ज़रूरी है बेहतर माशरे की तकलीद के लिए, बेहतर माशरे की तश्कील के लिए, तो फिर उन्होंने उसको कानून का दर्जा दे दिया। इसके बाद आ जाता है तकाबली नज़रिया, यानी कंपैरेटिव थ्योरी। कंपैरेटिव से मुराद बेसिकली होता है मुतकाबिल रखना, यानी दो सिस्टम्स को आपस में देखना, उसकी खूबियों खामियों को जांचना और फिर बात करना कि इसमें से बेहतर कौन है, मुकाबला करना। यानी ये नज़रिया जो है वो जदीद दौर की पैदावार है। इसे फ़िक्र को अख़ज़ करते हैं, इस फ़िक्र का अख़ज़ करने वाले जो हैं वो कह लें, इसका नाम जो है वो सर पॉल विनोग्रेडोफ, सर पॉल वेगोर वेगोरॉटफ, हाँ डेफ भी पढ़ा जाएगा, चलें खैर। इसके हामी जो है वो डार्विन इर्तिकाई नज़रिया से अपनी फ़िक्र को अख़ज़ करते हैं। डार्विन का नज़रिया पढ़ा है ना आपने। तकाबली नज़रिया के हामियों का ख्याल है कि कानून की बनावट के वक्त कानून साज माजी और हाल के तमाम कवानीन का जायज़ा लेते हैं, यानी पीछे कौन कौन से कवानीन बने, माजी में कौन कौन सी हुकूमतें रहीं, किस किस अंदाज से जो है वो कवानीन बने और अब कौन कौन से चल रहे। तो अब मौजूदा कवानीन के साथ माजी के बनाए हुए कवानीन का मुकाबला करके उनके अंदर उनको जांच पड़ताल करके उनमें से खूबियाँ और खामियाँ निकालते हैं कि पहले जो थे उसमें से बुरी कौन सी चीज़ें थी, यानी जितने माजी के अंदर जो है तजर्बात किए गए उनमें से सही कौन सा था, गलत कौन सा था, अब जो हो रहे हैं उसमें सही कौन सा है, कौन सा गलत है। तो फिर उन दोनों को मिला के उसके बाद जो नज़रिया निकालते हैं या जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो कह लें कि एक तकाबली मुतालिया करके सही फ़ैसला पर पहुंचते हैं और उसको मुस्तकबिल के लिए रास्ता दिखाते हैं। यानी माजी में ये कुछ हुआ, इस किसी भी एक नज़रिए के अंदर ये खामियां थी, उसके नतीजे में उस वक्त दौर में ये चीज़ें वकू पजीर हुई, और अब जो हो रहा है उसके नतीजे में ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मुस्तकबिल के अंदर अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो उस बेहतरी के लिए जो है वो हमें आगे बढ़ना होगा, तो नई चीज़ें सामने लानी होगी। उसके बाद आ जाता है जी इमरानी नज़रिया। तो इमरानी नज़रिया पेश करने वालों का ख्याल है कि यानी सोशोलॉजिकल थेरी वाले कि कानून महज अवाम पर पाबंदियाँ लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये अवामी बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल की। यानी असल में वो कहते हैं कि जो भी कवानीन बनाए जाएंगे वो अवाम की बेहतरी के लिए होंगे, अवाम की तरक्की के लिए होंगे, अवाम उसमें अवाम का फ़ायदा होगा। तो अवाम की जहाँ पे ख्वाहिशात और ज़रूरियात और उनकी उमंगों को पूरा करने के लिए ये चीज़ें रखी जाएंगी, वही कानून सामने आएगा। तो इसके हामियों के अंदर जो है वो लास्की और क्राबे इन दोनों का नाम आता है कि क्राबे कानून को रियासत से बालातर समझता है। वो कहता है नहीं, इसे रियासत का पैदा करता वो कानून नहीं करार देता। वो कहता है नहीं, रियासत जो है वो कानून की वजह से पैदा हुई है। तो ये हमने पीछे भी मेरा ख्याल पढ़ा था हमने कि कुछ लोग कहते हैं कि रियासत ने कवानीन को जन्म दिया है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, रियासत कवानीन की वजह से पैदा हुई है। तो ये जो फ़लसफ़ियों के आपस में नज़रियात आते जाते हैं, इसमें मिलती चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। खैर इनको अभी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है ये फ़लसफ़ियाना नज़रिया। फ़लसफ़ियाना थेरी जो होती है, फ़िलासफ़िकल थेरी, बेसिकली फ़िलासफ़ी होती ही आइडियल है, आइडियलिज़म पे बेस करती है। ये वो चीज़ होती है जो कि हकीकत में मुकम्मल तौर पर उसका वजूद नहीं हो सकता। अगर वो हकीकत में उसका मुकम्मल वजूद आ जाए दुनिया के अंदर सामने, तो वो फिर आइडियल नहीं रहेगा, यानी वो फ़लसफ़ा नहीं रहेगा, बल्कि वो हकीकत में आ जाएगी चीज़, फिर उसको हम फ़िलासफ़ी नहीं कह। फ़िलासफ़ी होती ही वो चीज़ है जो कि असल में मौजूद नहीं होती। तो वो फ़लसफ़ियाना नज़रिए के हामी जो उनका ख्याल है कि कानून ना तो रसूम रिवाज का पाबंद होता है और ना ही है ये फ़र्द वाहिद के हुक्म को माना जा सकता है। ना हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जिसके पास इक़्तिदार आला है वो हुक्म देगा तो हम मान लेंगे। वो कहते हैं कि कानून का मकसद अवाम की आला इक़्तिदार जो है उसकी फ़राहमी और इंसाफ का हसूल है।
तो रियासत में पुरअमन ज़िंदगी के लिए फ़लसफ़ियाना अंदाज में तसव्वुरात पेश करते हुए मखसूस तर्ज हुकूमत की सिफारिश करते हैं। तो अफलातून ने भी जो उसकी किताब अल जमहूरिया, उसमें भी उसने मिसाली रियासत का नमूना पेश किया। इसकी शायद मेरा ख्याल आपको मैंने क्लास में आइडियल स्टेट की शुरू में शायद एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो। तो उसने भी अपनी उस तख्लीकी जो एक आइडियल स्टेट बताई थी कि कैसे फ़िलासफ़र हुक्मरान बनना चाहिए, वो कैसे बनता है, कितने साल उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बचपन से, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले से वो बात करता है कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो माँ के पेट में ही शुरू हो जाती है। वो चीज़ों को सुन सुन के उस वक़्त जो है, जैसे अभी यहूदियों के अंदर अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हो तो वो बच्चे की पैदाइश से पहले ही माएँ जो हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर देती हैं, बहुत सारी और चीज़ें वो ऐसे चीज़ें करती हैं ताकि बच्चे के जहन पे असर हो और बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन पैदा हो। तो ये जो है वो यही इसके जो है वो मिसाली रियासत जो थी प्लेटो की यानी अफलातून की, उसकी रियासत के उसके ऊपर बेस करते हुए उनकी वो थेरी है। और उसके बाद जैसे बच्चे की पैदाइश होती है, फिर उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ वो सीखने का अमल जो है चलता रहता है, और फिर वो तकरीबन 50 साल तक एज में वो बताता है कि इतने सालों तक जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और 50 साल तक जो शख्स ट्रेनिंग ले लेगा उसके बाद वो फ़िलासफ़र रूलर बन जाएगा। और जो शख्स एक फ़िलासफ़र रूलर बन जाएगा वो फिर उसके मुंह से निकलने वाली हर बात जो है वो कानून का दर्जा रखेगी, क्योंकि उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली होगी, तो अब वो गलत बात बोल ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये सारे थे जी हमारे जो है कानून के जदीद नज़रियात। यहाँ तक इसको पढ़िएगा, उसके बाद कानून के माख़ज़ हैं ये कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।